इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज टोक्यो ओलंपिक में पूरे देश की नजर बेटियों पर टिकी है और एक तरफ जहां महिला हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला है तो दूसरी तरफ बॉक्सिंग में लवलीना भी सेमीफाइनल खेलने उतर रही हैं रिंग में। लेकिन इन सब के बीच आज सुबह सुबह टोक्यो से एक जबरदस्त खबर आई, गुड न्यूज आया जिसने पूरे देशवासियों के चेहरे पर खुशी ला दी। आज सुबह सुबह गुड न्यूज क्या है आपको बताते हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सीधे फाइनल में क्वालिफाई किया है। 86.65 मीटर तक उन्होंने जैवलिन थ्रो किया यानी भाला फेंक कर सीधे फाइनल में एंट्री मारी है। अब 7 अगस्त को फाइनल होगा तो नीरज चोपड़ा का लक्ष्य गोल्ड मेडल होगा। वहीं कुश्ती में रवि दहिया ने भी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और भारतीय पहलवान रवि कुमार ने पुरुषों के फ्री स्टाइल में 57 किलो वर्ग कैटेगरी में प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के ऑस्कर को हराया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। आज नजरें तो रहेंगी हमारी महिला हॉकी टीम पर और साथ ही साथ लवलीना के ऊपर रहेगी जो रिंग में उतरेंगी, लेकिन जीत जो मिल गई है, सीधा फाइनल में एंट्री मारी है हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने और साथ ही कुश्ती में पहलवान रवि दहिया ने भी अगले राउंड में जगह बना ली है। अब से थोड़ी देर में पहले कुश्ती में भारत को गुड न्यूज मिला। पहलवान रवि दहिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के ऑस्कर टिगरोस को हराया और यह मुकाबला 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती का था। अब रवि दहिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं जहां से जीत मिलने के बाद उनका एक मेडल पक्का हो सकता है। और चौथे रैंकिंग वाले रवि दहिया ने आज के मुकाबले की शुरुआत जोरदार तरीके से की। वो लगातार अपने विरोधियों के दाहिने पैर पर वार करते रहे और मैच में दहिया किस कदर हावी थे उसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि मैच को 1 मिनट 10 सेकंड पहले ही रोक दिया गया क्योंकि दहिया ने 13-2 की अजय बढ़त बना ली थी और दहिया का क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया के पहलवान से अब मुकाबला होगा। इससे पहले आज सुबह गुड न्यूज की शुरुआत एथलेटिक्स के मैदान से आई। जैवलिन थ्रो के मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कमाल किया और नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में 86.65 मीटर दूर भाला फेंककर सीधे उन्होंने फाइनल में एंट्री मारी। बल्कि जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में जगह पक्की करने के बाद अब उम्मीद हमारी बढ़ गई है नीरज चोपड़ा से क्योंकि ग्रुप ए के खेल में सबसे टॉप पर हो रहे हैं। उन्होंने पहली कोशिश में इतनी दूर भाला फेंका कि जिसके करीब कोई दूसरा खिलाड़ी पहुंच ही नहीं पाया और पहले नंबर पर रहते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने। और दूसरे नंबर पर आए जर्मनी के खिलाड़ी से नीरज की जो डिस्टेंस है उसमें 1 मीटर की पूरी कमी रही है तो उन्होंने 86.65 किया है तो उनका करीब 65 मीटर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 88.07 ये उनका रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा का। इतनी दूर तक वो भाला फेंक चुके हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि शनिवार को जब मैदान में उतरेंगे तो अपना ही रिकॉर्ड हो सकता है तोड़ते हैं। बात करेंगे समीप राजगुरु से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीप, गुड न्यूज आए हैं और उसमें हम शुरुआत तो करते हैं कि जिस तरह से जैवलिन थ्रो में सीधे फाइनल में एंट्री मारी है, उम्मीद तो हम ये कर पा सकते हैं कि अब नीरज चोपड़ा एक मेडल तो पक्का लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और प्री ओलंपिक्स फेवरेट में से एक है नीरज चोपड़ा और इनसे उम्मीद है कि वो मेडल लेकर आएंगे। जैसे कि मनु भाकर, सौरभ चौधरी थे या मीराबाई चानू थी, उस तरीके के एक ऐसा मेडल है जो 100% आना है। ये नीरज चोपड़ा पर पूरा जो एक वो था भरोसा था और उम्मीद थी नीरज चोपड़ा पे पूरी थी। और उस सबसे अच्छी बात यह है कि जो 86.65 मीटर उन्होंने जो भाला फेंका है, इससे आप खुद अभी जैसे बता रहे थे तो 88+ मीटर वो भाला फेंक चुके हैं। तो ऐसे में जैवलिन में वो अपने जो ओलंपिक का प्रेशर होता है, सबसे अच्छी बात यह थी कि वो नहीं दिखा। 5:30 बजे उठकर मैंने उनका वो जो थ्रो देखा है, उनका इवेंट देखा है। ग्रुप ए में ही नहीं, उन्होंने पूरा ओवरऑल टॉप किया है। लेकिन इन 12 में 4 ऐसे हैं जो 90+ फेंकते हैं तो उनको 88 जो उनका बेस्ट है उससे 2 मीटर ज्यादा फेंकने वाले भी यहाँ पर जैवलिन थ्रोअर हैं। जब 7 तारीख को वो उतरेंगे, ओलंपिक्स में ऐसा होता है कि हमेशा प्रेशर होता है। आप अगर देखेंगे ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 98 मीटर का है, लगभग 100 मीटर का है। यान ज़ेल्ज़ेलिनी का जो मेरे ख्याल से चेक रिपब्लिक के हैं, जी हाँ चेक रिपब्लिक के हैं। और उसके बाद का जो ओलंपिक रिकॉर्ड है वो है 90 मीटर का। 8 मीटर का फर्क है वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड में। 1996 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 1998 का वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक रिकॉर्ड है। 2 साल के अंदर तो ओलंपिक का प्रेशर आप देखिए कि 8 मीटर कम हो जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी। तो ये ओलंपिक प्रेशर में अगर 86.65 मार रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन थ्रो उन्होंने किया है। दूसरों पर आप देखिए प्रेशर भी है, दूसरे इतना इफेक्टिव भी नहीं, वो भी इंप्रूव करेंगे। जैसा हमने देखा, आप प्रेशर की बात करें तो मैं एक सवाल बस आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप लगातार फॉलो कर रहे हैं नीरज को कि नहीं, नीरज का जो ट्रैक रिकॉर्ड जितना मैंने देखा है कि शायद
उन्होंने ना सिर्फ 2016 में शायद उन्होंने पहली बार अंडर 20 जो यूथ गेम्स था उसमें उन्होंने मेडल जीता था, तो उनको इंटरनेशनल का एक अच्छा खासा उनके ऊपर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा शायद उन्होंने कॉमनवेल्थ भी, एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता है, तो उनको इस तरह के मतलब जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है उससे वो जानते हैं किस तरह से हैंडल करना है। अमित, इंटरनेशनल प्रेशर और ओलंपिक का प्रेशर बिल्कुल अलग रख दीजिए। अच्छा। सब सारे इवेंट्स एक तरफ रख दीजिए और ओलंपिक को एक तरफ रख दीजिए, इतना बड़ा है ओलंपिक्स। तो आप अगर हर इवेंट में देखेंगे ना, लगभग हर इवेंट में ओलंपिक्स में आके बड़े बड़े एथलीट्स का पेट खराब हो जाता है। उनमें से पेट खराब होने वालों में से एक माइकल जॉनसन भी है, जो 200 और 4 मीटर में जिनका एक जमाने में दबदबा था, अमेरिका के धावक हुआ करते थे, उनके पहले ओलंपिक्स में पेट खराब हो गया था जबकि वो वर्ल्ड चैंपियन थे। तो ये ओलंपिक्स का जो प्रेशर होता है ना, ये अलग ही लेवल का होता है, और इस लेवल प्रेशर में हर एक का मतलब A to Z जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस नीचे आता है। तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद मुझे ये इसलिए है क्योंकि 86.65 अगर वो फेंक सकते हैं तो 88 तक जा सकते हैं। कमलप्रीत की तरह नहीं होगा उनका। और साथ ही समय हम ये मान लें कि वो तो वैसे भी आर्मी से हैं, तो आर्मी में उनको इतना से ट्रेंड किया ही होगा कि कोई भी प्रेशर है वो ले लेंगे, और उम्मीद हम ये करते हैं कि 88 से ज्यादा ही वो फेंकेंगे इस बार, भला जब फाइनल में उतरेंगे तो। अब बात करते हैं टोक्यो में आज दूसरे अहम मुकाबले का। आज का दिन टोक्यो ओलंपिक में बेहद खास रहने वाला है। भारतीय महिला हॉकी टीम आज गोल्ड जीतने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि सेमीफाइनल में जब उतरेंगे, अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो उसके बाद मेडल तो पक्का होना ही है। तो महिला मुक्केबाजी में एक मेडल पक्का कर चुकी बॉक्सर लवलीना भी गोल्ड वाला पंच लगाने के मकसद से रिंग में उतरेंगी, और इनके अलावा आज कुश्ती में भारतीय पुरुष और महिला पहलवान से भी हम मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय महिला हॉकी टीम से है, जिसका सेमीफाइनल में मुकाबला 4 बार की ओलंपिक मेडल विजेता टीम अर्जेंटीना से है। और भारतीय समय के मुताबिक यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे होगा। यह मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर काफी उत्साहित है और वो सेमीफाइनल जीतकर मेडल पक्का करने की कोशिश करने वाली है। और बॉक्सिंग के वेल्टर वेट कैटेगरी में लवलीना के सामने आज ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का एक गोल्डन मौका है। सेमीफाइनल में लवलीना का मुकाबला टर्की के सुरमेनेली से, और टर्की की यह बॉक्सर 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की विनर है। यानी कि 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना का यह मैच सुबह 11 बजे होगा। दोनों बॉक्सर के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला रहने की उम्मीद की जा रही है। और इस वक्त की एक और अच्छी खबर आपको दे दें, गुड न्यूज है। कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी जीत लिया है अपना मुकाबला। तो रवि दहिया के बाद ये दूसरी जीत है हमारी कुश्ती में। तो पहले रवि दहिया, अब कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी अपनी जगह बना ली है अगले राउंड में। तो लगातार ये गुड न्यूज आ रहे हैं रेसलिंग से। समीप, एक और गुड न्यूज, अब दीपक पुनिया ने भी रेसलिंग में दूसरे राउंड में चले गए हैं। गुड न्यूज जरूर है, लेकिन गुड न्यूज की हम जरूर खुश होने वाली बात है कि पहला राउंड इतने आसानी से जीते हैं। अगर आप रवि दहिया की बात करेंगे तो पहला राउंड बहुत ही कमजोर रेसलर से था, और कमजोर रेसलर के खिलाफ भी जीतना होता है। मतलब जैसा कि मैं ओलंपिक्स के बारे में लगातार बता रहा हूं, आपके साथ भी मेरी चर्चा हो रही कि प्रेशर गेम होता है यहाँ पर। लेकिन ये अगर पुनिया की बात करें, दीपक पुनिया की बात करें या रवि दहिया की बात करें, अब चैलेंज जो है अब शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल में ये लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट या ओलंपिक मेडलिस्ट, एशिया के टॉप जो रेसलर्स हैं, यूरोप के टॉप रेसलर्स हैं, उनसे खेलने वाले हैं। तो ये जो असली चैलेंज है ना, ये क्वार्टर फाइनल से शुरू होने वाला है। तो अब देखते हैं कि यहां से इनका सफर कैसे आगे बढ़ता है। असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। अच्छा है कि पहला राउंड जो है आसानी से जीता है, इससे उन्होंने अपने आप को थकान से भी बचाया है, इंजरी से बचाया है, सबसे बड़ी बात। तो उम्मीद यही है कि अगले राउंड का जो टफ बाउट आएगा उसमें इनका ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिले। अच्छा समीप, एक हम देखते हैं कि लाइट वेट कैटेगरी होता है रेसलिंग में, तो उसमें कई बार इंडिया को हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हेवी वेट जैसा 86 या 86 प्लस अगर होगा तो इसमें हमने देखा है कि भारत के लिए बहुत टफ हो जाता है जो विदेशी पहलवान उनके साथ भिड़ना। तो इसमें आप दीपक पुनिया को किस तरह से देखते हैं? अभी आज आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हेवी वेट्स में आपने ठीक कहा कि कभी भी एक तरह से कल्चर नहीं रहा है हिंदुस्तान का, एक ट्रेडिशन नहीं रहा है कि हेवी वेट कैटेगरीज में, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे वो रेसलिंग हो। क्योंकि अगर आप यूरोपियंस और अमेरिकन और खासकर ईस्ट यूरोपियन जो रशियन है, बुल्गारियन है, हंगेरियन है, पोलिश रेसलर्स है, और खासकर रशिया के तो अलेक्जेंडर कार्लिन जो थे वो लेजेंड है, वो 2 ओलंपिक्स और 1 सिल्वर, 3 लगातार ओलंपिक जीते थे। तो ये वजह इसलिए कि ट्रेडिशन की बात है ये, अमित, और कोई बात नहीं है।
एक तो हमारे इतने लंबे चौड़े हमारी कद काठी इंडियंस की होती नहीं है, और अगर होती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से टेक्निकली, अगर आप देखेंगे ना, इसमें वो टेक्निकल बात आपने पूछ ली, थोड़े से शायद स्लो होते हैं उनके मुकाबले। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम 57 से लेके 49-50 से लेके हम लोग करीब 65-70 केजीज तक के कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये नेचुरल वेट है हमारे लिए, नेचुरल स्ट्रेंथ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि न्यू इंडिया की तरह जो हमारे नए रेसलर हैं वो भी इस जो बैरियर को तोड़कर, बोलते हैं ना कि एक को जो एक लिमिट है उसको तोड़ के, अब हो सकता है कि 86 में भी कुछ हम कमाल कर दें, और उम्मीद तो हम यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, सारी जानकारी आपने हमें दी। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में मासूम बच्ची के रेप मर्डर पर किस तरह से हो रही है राजनीति। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार की शाम साउथ वेस्ट दिल्ली के शमशान घाट में हुई इस वारदात में एक पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस मामले में जबरदस्त सियासत भी हो रही है। पहले भीम आर्मी इसमें कूदी, और अब इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभी इस मामले पर अब कूद चुके हैं और इसको लेकर जबरदस्त सियासत की जा रही है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे, और उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर आपको राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है, जिस पर उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया है, उनसे सवाल पूछे हैं। हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, इस वक्त क्या आपके पास अपडेट है और आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर परिवार के लोग पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी यही मांग है कि उनकी बच्ची को, उनके परिवार को इंसाफ मिले। जो भी उस बच्ची के साथ हुआ है उसको लेकर जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के तहत सजा। और अभी फिलहाल आपको दिखाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए, और इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में राहुल गांधी भी पहुंचे, क्योंकि कुछ देर पहले उनके यहाँ पहुंचने की खबर मिली थी, और इसी गाड़ी में राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे हैं। उनके साथ लड़की के पिता है, मृतका के पिता, और बीच की सीट पर मृतका की मां बैठी है। और इसी गाड़ी में पिछले करीब 10 से 12 मिनट से राहुल गांधी की परिवार के साथ मुलाकात हो रही है, क्योंकि कल भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद भी यहां पहुंचे थे, और जब वो यहां पर पहुंचे थे तब उनके खिलाफ भी लोगों ने ये कहा था कि वो मंच पर ना बैठे, जिसके बाद वो नीचे बैठे थे। कई लोगों ने विरोध किया था कि इस मामले पर राजनीति ना की जाए, और अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। हालांकि नारेबाजी कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन कई लोग जो है वो इस मामले में ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की राजनीति ना हो। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से राजनेताओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहुंचने का वक्त है, और शायद और भी कोई राजनीतिज्ञ आज यहाँ पर पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि हर तरफ इस गाड़ी के चारों तरफ कई लोग खड़े हैं, जो अक्सर देख रहे हैं कि परिवार से मुलाकात पिछले 10 से 15 मिनट से लगातार राहुल गांधी की चल रही है। इस पीड़ित मृतका की मां को देखा हमने कि वो बुरी तरह से रो रही है, और राहुल गांधी उनके पिता को और मां को ढांढस बंधा रहे हैं, कि हौसला दे रहे हैं। और इस बात को अब ये कहा जा रहा है कि संसद में भी उठाया जाएगा। ऐसे में विपक्ष इस घटना को लेकर भी सरकार पर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर यहाँ की उस इलाके की है, दिल्ली कैंट के उस एरिया की, जहाँ पर ये मंच है। मंच पर हालांकि राहुल गांधी नहीं पहुंचे, क्योंकि भीड़ भी ज्यादातर आपने एक बात कही कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होने देंगे, और किसी भी पॉलिटिकल किसी भी लीडर को वो मंच पर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है और इसका राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, उसी को लेकर अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई थी। कल चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, तो उनके भी यहाँ पर आने का लोगों ने विरोध किया। वो पहले मंच पर बैठे, लेकिन उसके बाद मंच से उन्हें नीचे उतरकर जमीन पर यहाँ पर बैठना पड़ा, क्योंकि परिवार के लोग और जो आसपास के लोग हैं, जो वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो। लेकिन क्योंकि राजनीतिज्ञों ने इस मामले में दखल दे दिया है, कल चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, आज सुबह राहुल गांधी पहुंच गए हैं, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पिछले करीब 15 मिनट से लगातार परिवार से बात कर रहे हैं, और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। धोनी का परिवार की क्या मांग है? क्योंकि कल जिस तरह से पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने गिरफ्तारी की और उन्होंने कहा है कि 60 दिन के अंदर इस पूरे मामले में इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ है, इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द यहां पर फैसला आएगा। तो इसके बाद भी क्या डिमांड है परिवार की?
देखिए बिल्कुल पॉक्सो के तहत ये मामला दर्ज किया गया और परिवार की मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम जो हुआ है, जो मेडिकल बोर्ड पुलिस की तरफ से बनाया गया है, उनकी तरफ से जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें कुछ ज्यादा निकल नहीं पाया, क्योंकि जब लड़की की बॉडी को आधे से ज्यादा जला दिया जा चुका था, उसके बाद जो अवशेष बचे उसमें से ज्यादा कुछ चीजें नहीं निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल पॉलीग्राफी टेस्ट की भी बात अगले कुछ दिनों में हो सकती है, लेकिन पुलिस ने ये जरूर आश्वासन दिया है कि 60 दिनों में यानी कि अगले 2 महीनों में ये जांच पूरी हो जाएगी। एफआईआर इस मामले में दर्ज की जा चुकी है और कल ही पुलिस ने यहाँ पर आकर परिवार को एफआईआर की कॉपी दी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ा हौसला हुआ है कि हाँ, इस पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच जब अगले 2 महीनों तक चलेगी, उसमें देखना होगा कि क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और 4 लोगों की फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। 3 जो शमशान घाट में जो पुजारी मौजूद था, इसके अलावा 3 और लोग की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अभी फिलहाल परिवार जो है, अगर देखा जाए परिवार का प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है। वो सिर्फ इस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, परिवार सिर्फ उतने में ही मानेगा कि क्योंकि अभी फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं निकल कर सामने आया है कुछ। ऐसे में पुलिस अब और भी तरीके अपनाएगी, डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ये तमाम टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर एक नतीजे। जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि एक तरफ है इंसाफ की मांग, जो इंसाफ मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एक मासूम के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन साथ ही जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स इसको लेकर सियासत कर रहे हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सियासत के चक्कर में कहीं इंसाफ दब ना जाए, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का कहर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।